हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। दिस इज़ योर होस्ट फरहान अहमद और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो T20 इंटरनेशनल सीरीज़ शुरू होने वाली है उसके बारे में। आज इस वीडियो में हम उस सीरीज़ का प्रीव्यू करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली कुछ कंट्रोवर्शियल टेक्स आएंगे इस वीडियो में, कुछ बड़े कन्वेंशनल टेक्स आएंगे मेरी तरफ से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन होगी इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता चले। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, पसंद आ रहा है तो यार गो एंड क्लिक ऑन दैट राइट बटन, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। काफ़ी बातचीत हो गई है, मेरा ख्याल है अब वीडियो पे आते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस बात से कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो चेंज हुई है। और जिस तरह हमने ओडीआई सीरीज में देख लिया कि जो लीडरशिप चेंज आया है वो पाकिस्तान को रास आ गया बेसिकली। जो हमारा नया कैप्टन है, नया वाइस कैप्टन है, नई लीडरशिप है, वो काफ़ी प्रोएक्टिव है फील्ड में और काफ़ी शार्प है अपनी डिसीजन मेकिंग में। सो यही चीज़ हमने देखने को मिलेगी इस T20 सीरीज में भी होपफुली, क्योंकि हमारे कैप्टन यहाँ पे भी मोहम्मद रिजवानी और वाइस कैप्टन हमारे सलमान अली आ गए। तो हमें वो जो चेंज इन डायनामिक्स नजर आया ओडीआई सीरीज में वो हमें यहाँ पे भी होपफुली देखने को मिलने वाला है। लीडरशिप की बात करने के बाद देखो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्क्वाड के बारे में। तो देखो, मैं जहाँ तक इस स्क्वाड को देखा है ना, अगर आपने बाय द वे मेरी स्क्वाड ब्रेकडाउन वाली वीडियो देखनी है तो वो मैंने की थी आज से 2-3 हफ्ते पहले। मैं लगा दूंगा, वो जो आई बटन आ रहा होता है ना उस पर आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड में बात हुई थी स्क्वाड के बारे में, जो T20 का स्क्वाड था। अब भी हम यहाँ पे ये बात करने वाले कि जब मैं स्क्वाड को देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहे हैं जनाब तीन किस्म के प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, जो कि तीन डिफरेंट आप कह लो कि कैटेगरीज बन सकती हैं। एक कैटेगरी तो आपकी वो आती है जो आपके परफॉर्मर्स की कैटेगरी है। परफॉर्मर्स मींस जो आपके कंटिन्यूस खेल रहे हैं, इंटरनेशनल में परफॉर्म कर चुके हैं, वो वाले प्लेयर्स आपके स्क्वाड में नजर आएंगे। और परफॉर्मर्स से मुराद वो भी है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके आ रहे हैं, जिनको चांस दिया जा रहा है। दूसरे आपके पास वो वाले प्लेयर्स आ जाते हैं जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, जिन्होंने हर सीरीज में होना ही होता है स्क्वाड में। जैसे आपके पास बाबर आ गया, शाहीन, नसीम, रऊफ, ये लोग आ गए, इन्होंने ज़ाहिर आपके पास होना ही होता है हर सीरीज के अंदर। तो ये आपके दो कैटेगरीज बन गई, एक परफॉर्मर्स की जो कि डोमेस्टिक से ज़ाहिर करके आ रहे हैं, और फिर ये इंटरनेशनल परफॉर्मर्स भी बाबर, शाहीन, नसीम बन जाते हैं। लेकिन मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ ज़ाहिर प्लेयर्स को स्क्वाड के लिहाज से। और तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है जनाब पोटेंशियल की। देखो, कुछ प्लेयर्स स्क्वाड में ऐसे हैं जिनको पिक किया गया महज उनकी पोटेंशियल पे। हाँ, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं हियर एंड देयर, उन्होंने जरासीम दिखाया, लेकिन इसी बात को तो बॉस पोटेंशियल बोलते हैं कि किसी ने जरासीम दिखा दिया तो आपने उसे पिक कर लिया और आपने कहा कि अब हम इसको लेके जाएंगे टूर पर, इसको ग्रूम करेंगे, गेम टाइम देंगे और फिर इसको डेवलप करेंगे इनटू अ फ्यूचर स्टार। सो ये तीन कैटेगरीज मुझे नजर आ रही हैं। अब हम इन तीनों कैटेगरीज को बात करते हैं ज़रा कि जितने न्यू फेसेस हमें स्क्वाड में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनमें परफॉर्मर्स भी हैं डोमेस्टिक के, उसमें पोटेंशियल पे पिक हुए प्लेयर्स भी हैं। सो इस स्क्वाड में जितने न्यू फेसेस आ रहे हैं ना, हम उनकी बात करेंगे। और बेसिकली न्यू फेसेस में वो सारे लोग होंगे जो जो हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का T20 वर्ल्ड कप, उसके स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। सो हम स्टार्ट करते हैं जनाब अपनी न्यू फेसेस की डायसेक्शन को। सबसे पहले बात आएगी साहिबजादा फरहान की। देखें, ये वो इंसान है जो बंदा पिछले 2-3 सालों से डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है, स्पेशली T20 सर्किट का। जो नेशनल T20 होता है उसमें ये टॉप स्कोरर रहता है। पहले इसका जो था स्ट्राइक रेट वो बड़ा लो था, वो इट वाज इन 125 to 130। लेकिन अब 2 सालों से, आई थिंक 1-1.5 साल से जब टूर्नामेंट हो रहा है, तो इसने अपना स्ट्राइक रेट 140 अबव कर लिया हुआ है। ये जाके फैंटी लगाता है, अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलता है। पहले भी इसको चांस दिया गया था न्यूजीलैंड वाली सीरीज, जब 2024 के बिल्कुल शुरू में पाकिस्तान ने टूर करना था न्यूजीलैंड का 5 T20s के लिए, उसमें भी इसको चांस दिया गया था। लेकिन 2 मैचेस में इसको इसके नंबर पे नहीं खिलाया गया, इसको या तो 5 नंबर पे खिलाया गया या फिर 7 नंबर पे खिलाया गया। तो क्या हुआ, परफॉर्मेंस नहीं आ सकी, लेकिन उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया और फिर अब पिक किया गया ये जो नया हमारा T20 का साइकिल शुरू हो रहा है। सो मैं यही कहूँगा कि बंदा डिजर्व करता है एक प्लेस इस T20 के स्क्वाड में, और बंदा एक प्रॉपर रन भी ऑल्दो डिजर्व करता है। आपको कुछ चांसेस तो उसको देने ही चाहिए, देखना चाहिए कि उसकी क्या पोटेंशियल है। उसको आपने अगर डोमेस्टिक के परफॉर्मर होने पे रिवॉर्ड करना है तो फिर देख लो एक दफ़ा प्रॉपर चांस दे के। ऑल्दो उसकी एक वीकनेस है, एंड दैट वीकनेस इज ए शॉर्ट बॉल, और शॉर्ट बॉल पे वो आउट हो जाता होता है, उसको बाउंसर या शॉर्ट बॉल पे मसला होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो कंडीशंस होती है वहाँ पे हो सकता है कि इसको चांस ना मिले, क्योंकि
अगर मिले भी तो शायद ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो उसको शॉर्ट बॉल करा करा के आधा कर दें। लेकिन इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी वेयर पाकिस्तान गोज ऑन फ्रॉम हियर। और डोंट वरी, हम अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे वीडियो के एंड होते होते। आप लोग अपनी अगर प्लेइंग 11 बनाते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरे नंबर पे हम जिस प्लेयर की बात करने वाले हैं वो है उमैर बिन यूसुफ। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको पाकिस्तान ने आई थिंक पोटेंशियल की बेस पे पिक, ऑल्दो जब नेशनल T20 होता है तो ये बंदा उसमें खेलता है और इसकी 130 अबव का स्ट्राइक रेट है, एक डिसेंट एवरेज है, आई थिंक 32 रन की या 34 रन की, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर, बट इट्स इन द 30s, मिड 30s में है। और उसके अलावा जब ये पाकिस्तान शाहीन्स के टूर पे जा रहा था और स्पेशली अभी इमर्जिंग एशिया कप हुआ ओमान में, वहां पे भी इसने जिस तरह की इनिंग्स खेली है, आपको पता लगता है कि ये भी अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलता है और इसको भी पोटेंशियल की बेस पे पिक किया गया। सो गुड ऑन उमैर बिन यूसुफ। मुझे अब श्योरिटी तो नहीं है कि इसको ये गेम टाइम देंगे ऑस्ट्रेलिया में या नहीं देंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता है कि इसको पोटेंशियल की बेस पे पिक किया गया और ये हमारा फ्यूचर स्टार हो सकता है अगर इसको अपॉर्चुनिटीज़ दी गए। और अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगी तो जिम्बाब्वे टूर पे तो डेफिनेटली इसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वो वाली सीरीज तो ये खेलने ही वाला है। सो नो वरीज अबाउट दैट, ही विल गेट अ गेम एंड आई वुड लव टू सी हिम प्ले। और मैं इसके बारे में बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन करने वाला हूँ जब मैं अपनी प्लेइंग 11 बनाऊंगा, उससे पहले कर लूंगा, लेकिन प्लेइंग 11 में ज्यादा होगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एज वेल। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्लेयर की तरफ जो कि है हसीबुल्लाह खान। हसीबुल्लाह खान को बेसिकली दोनों व्हाइट बॉल स्क्वाड्स में इसलिए पिक किया गया, जो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पीसीबी चाह रहा है कि एक फ्यूचर विकेटकीपर बैटर तैयार हो और मोहम्मद रिजवान की जो पोटेंशियल रिप्लेसमेंट होगा आगे चल के, ज़ाहिर है मुस्तकबिल में 4-5 साल के बाद। पहले हमने देखा था कि मोहम्मद हारिस को कैरी किया गया था, वो इतना ज़्यादा उनको चांस भी नहीं दिया गया उस बंदे को। उसने उसकी कुछ अपनी भी गलतियां हैं क्योंकि परफॉर्म नहीं किया उसको जहाँ भी मौका मिला है। उसके बाद उसको कम्प्लीटली साइड लाइन कर दिया गया, हसीबुल्लाह को लाए गए हैं। और देखो हसीबुल्लाह का ज़्यादातर मुझे लगता है कि बेस्ट यूटिलिटी उसकी ओडीआई में है। मैं अभी भी उसकी आइडिया पे सोल्ड नहीं हूँ कि अगर हम उसको T20 में 4 या 3 नंबर पर खिला दे। ऑल्दो PSL में वो खेला है पेशावर ज़ल्मी के लिए, डोमेस्टिक भी खेला होगा आई एम श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हसीबुल्लाह को अगर आपने खिलाना है तो उसकी जो बेस्ट यूटिलिटी निकल सकती है वो ओडीआई की टीम में निकल सकती है, मिडिल ऑर्डर में या टॉप ऑर्डर में। लेकिन इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ ही गेट्स अ गेम इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट। आई पर्सनली वुडंट प्ले हिम देयर, आई वुड जस्ट कीप हिम इन द स्क्वाड, दैट्स इट। आ जाते हैं जनाब हमारे फोर्थ प्लेयर की तरफ। और फोर्थ प्लेयर हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा प्लेयर है जो हमारा बड़ी ही एक होल को फिल्ड कर सकता है। और वो कौन है? वो है जहादात खान। इसको भी एक पोटेंशियल की बेस पे पिक किया गया। उसके अलावा ये परफॉर्मर भी है, PSL में लाहौर कलंदर्स के लिए ये बहुत अच्छा खेला था। इसके अलावा जब चैंपियंस कप हो रहा था उसमें भी मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अर्ली ऑन। इसकी स्विंग बहुत अच्छी होती है, लेटर ओवर्स में भी ये फिर अच्छा कम बैक करता है, डेथ ओवर्स में भी अच्छा होता है। फिर बैट के साथ बड़ा हैंडी है यार, ये बंदा एक ऑलराउंड क्रिकेटर है। ये लंबे लंबे छक्के मार सकता है, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल को सी ऑफ करना हो वो वाला भी टाइम निकाल सकता है। यानी कि अच्छी इनिंग्स, लंबी इनिंग्स भी खेल सकता है, थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकता है, थोड़ी देर पिच पर रुक भी सकता है। सो ये आपका बहुत अच्छा एक ऑल इन वन क्रिकेटर हो सकता है। स्पेशली आपका जो ऑलराउंडर वाली एक वैकेंसी है ना T20 की टीम में, उसको फिल कर सकता है। सो या दिस इज अ वेरी गुड पिक बाय पाकिस्तान। और मैं तो चाहता हूँ कि इसको आप तीनों T20s खिला दो ऑस्ट्रेलिया में, आगे जो जिम्बाब्वे टूर आ रहा है उस पर भी आप हर मैच खिला दो। हमें इसकी जरूरत है, हमें इसको तैयार करना है अगले वर्ल्ड कप के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जनाब हमारे अगले प्लेयर की जो कि है इरफान खान नियाजी। इरफान खान नियाजी भी एक ऐसा बंदा है जो कि एक तो परफॉर्मर है, ऊपर से पोटेंशियल की बेस पे भी पिक किया गया है। ये बंदा हमारे मिडिल ऑर्डर को सहारा दे सकता है बड़े अच्छे तरीके से। 5 नंबर पे आके ये स्पिन को बहुत अच्छे तरीके से फेंक सकता है। हमने इसके देखे कि जिस तरह ये डाउन द विकेट आके लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का निकालता है, या वैसे भी वो जो एक लपेटा मार देता होता है और लॉन्ग ऑन पे छक्का निकाल देता है। फिर इसकी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बहुत अच्छी है, ये हर तरफ खेलने का आदी है। ये एक अच्छी तरह से आपको मिल जाता है क्रिकेटर। ये आपका एक और भी बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि इसकी ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी है, ये बाउंड्री राइडर बहुत अच्छा है। ये बाउंड्रीज पे कैच पकड़ लेता है, बाउंड्रीज बचा लेता है। ये हमने ओडिया सीरीज में भी देखा मेलबर्न वाले मैच में कि किस तरह उसने एक छक्का बचाया। वो ऑल्दो छक्का दे दिया गया लेकिन उसकी अगली बॉल पे कितना शानदार कैच पकड़ा और फिर बाकी भी उसने सीरीज में कैचेस किए। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव है। और ऑब्वियसली यार इफ्तिखार अहमद अब आपके पास नहीं है T20 की टीम में, तो आपने किसी को तो बिल्ड करना है, आपने फ्यूचर की तरफ देखना है। सो इरफान खान नियाजी कैन बी द गुड रिप्लेसमेंट ऑफ इफ्तिखार अहमद। अगला नंबर आता है जनाब एक ऐसे ऑलराउंडर का जिसकी हमें बड़ी अच्छा ज़रूरत थी अब मेरे ख्याल में, और मैं तो पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ। मैं तो ये चाहता था कि उसको ODI में भी तीनों ODIs खिलाए जाएं, लेकिन नहीं खिलाए गए। अब मेरा ख्याल है कि उसको तीनों T20s लाजमी खिलाने चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ अरफात मिन्हास की। ये भी ऑलराउंडर बंदा, परफॉर्मर भी है, पोटेंशियल की बेस पे भी पिक हुआ है यार, ये ज़बरदस्त है। नवाज और इमाद वसीम के जाने के बाद आपको एक लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर चाहिए था जो स्लो लेफ्ट आर्म बॉल करे और फिर फैंटी भी लगाए और अच्छा क्रिकेटर हो।
तो देखो अब उनकी तो हमें ये भी पता है कि प्राइम गुजर चुकी है, अगर वो वापस आते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि वैसे आएंगे, लेकिन अगर वो आते हैं तो बहुत मुश्किल चांस है उनका आने का, स्पेशली अगर हमारे पास अरफात मिन्हास है। मेरा ख्याल है कि इसको आप मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं। उसके अलावा ये पक्का आपको अच्छी बॉलिंग करवा के दे सकता है। ये विकेट टेकर बॉलर है, हमने इमर्जिंग एशिया कप में भी देखा, उसके पहले भी ये जब शाइन्स के साथ टूर कर रहा था तो हमने वो भी देखा, फिर हमने इसको अंडर 19 में देखा हुआ है। सो ये बहुत अच्छा बॉलर है और ये बहुत अच्छा इसकी भी जो हिटिंग एबिलिटी है ना वो बहुत अच्छी है। ये कहीं से भी छक्का मार लेता है, कहीं से भी चौका मार लेता है। सो इसकी जो ऑलराउंड कैपेबिलिटी है ना, इसकी पाकिस्तान को बहुत अच्छा ज़रूरत है और एक ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास होना चाहिए, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर बाय द वे। ऑल्दो एक और भी है सलमान अली आगा, बट हम बात कर रहे हैं एक ज़रा अनकन्वेंशनल की। सलमान अली आगा तो कन्वेंशनल बॉलर हो जाता है ना, ऑफ स्पिन बॉल करता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं अरफात मिन्हास की, जो कि स्लो लेफ्ट आर्म बॉल करता है और उसमें भी थोड़ा सा उसका डिफरेंस है बाकी स्पिनर्स के साथ। तो वो जो उसकी एबिलिटीज़ है ना वो बहुत अच्छी है, उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है अपनी बॉलिंग पे, बैटिंग उसकी बहुत अच्छी है। ऑल्दो अभी तक किसी भी टीम ने उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया, उसको कभी मिडिल ऑर्डर में उस तरह से नहीं खिलाया, उसको प्रॉपर बॉलिंग नहीं दी। लेकिन आई वुड लव टू सी हिम गेट ऑल 3 गेम्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई वुड लव टू प्ले हिम इन द मिडिल ऑर्डर एज वेल। अब बात करते हैं एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की, क्योंकि स्पेशलिस्ट स्पिनर की हमारी बहुत ज़्यादा कमी है हमारे स्क्वाड में, हमारी टीम में। हमें ज़रूरत है एक ऐसे बंदे की जो स्पेशल स्पिन बॉलिंग जानता हो और उसका टैलेंट भी बहुत ज़्यादा हो और एटीट्यूड भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि एटीट्यूड बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस को। हम बात कर रहे हैं सुफियान मुकीम की। देखो सुफियान मुकीम एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ये जितना इसका पैशन है ना, जितना इसका एटीट्यूड है, हमने देखा है पिछले साल इमर्जिंग एशिया कप में भी जो ओडीआई फॉर्मेट में था, और फिर इस साल भी ओडीआई T20 फॉर्मेट वाला जो इमर्जिंग एशिया कप हुआ है उसमें भी देखा है कि जिस तरह ये आउट करता है, जितने पैशन के साथ ये बॉलिंग करता है, और इसकी बॉलिंग भी अच्छी है यार। तो आपको एक स्पिनर चाहिए था, एंड सुफियान मुकीम कैन एग्जैक्टली कहने लगा था मैं, कैन एग्जैक्टली फिल दैट वॉइड। एंड सुफियान मुकीम को आप डेफिनेटली खिला सकते हो, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आपको चाहिए होता है रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन जैसी भी हो। आपको होता है कि यार एक स्पिनर हमारे आर्सेनल में जरूर होना चाहिए। सुफियान मुकीम इज दैट गाय। आखिरी नंबर पे बात कर लेते हैं उस बंदे की जो पहले भी आ चुका है टीम में, लेकिन वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ सलमान अली आगा की। ये बंदा अब हमारा वाइट बॉल का वाइस कैप्टन है, सो ऑब्वियसली ही विल बी इन द टीम और ये अपना T20 डेब्यू भी करेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 में। देखो सलमान अली आगा के साथ मेरी कोई बहुत ज़्यादा कह लो कि उम्मीदें हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि सलमान अली आगा जो शादाब खान का वॉइड है ना उसको फिल कर सकता है। शादाब खान की जगह पे आप इसको खिला सकते हो 4 नंबर पे, स्पेशली ये स्पिन को टेक डाउन कर सकता है और उसके अलावा ये आपको बफर ओवर्स भी निकाल के दे सकता है इफ़ नीडेड। ये 2-3 ओवर्स लेफ्ट आर्मर्स को बॉल कर सकता है, राइट आर्मर को भी अच्छा बॉल कर लेता है, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑब्वियसली एंगल एक क्रिएट हो जाता है ऑफ स्पिनर का। सो सलमान अली आगा कुड बी द गुड रिप्लेसमेंट ऑफ शादाब खान एंड आई हैव सम रियली हाई होप फ्रॉम हिम। लेकिन अभी मैं उसको उतना जल्दी जज नहीं करूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसका डेब्यू है और फिर ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू है, सो टफ कंडीशंस ऑब्वियसली। लेकिन मुझे इन द लॉन्ग रन इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकता है अगर ये 4 नंबर पे इसको खिलाया जाए। ये तो अब हमने बात कर लीजिए सारे जो न्यू फेसेस हैं हमारे स्क्वाड में, या फिर कुछ पुराने भी हैं जो वापस आए हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की। पाकिस्तान के देखो जितने भी बैटर्स हमें नज़र आ रहे हैं ना इस पूरे स्क्वाड में, उनका बहुत बड़ा एक मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, और वो प्रॉब्लम हमारा आज का नहीं है, वो एक देरीना मसला है। और वो क्या है कि हमने बहुत ज़्यादा ओपनर्स पिक किए हैं। मैं अभी आपको गिना देता हूँ आपके सामने। देखो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान, हसीबुल्लाह खान, उसके अलावा उमैर बिन यूसुफ। तो ये 6 नाम तो यहीं पे हो गए यार। अब आप देखो कि 15 लोगों का हमने स्क्वाड पिक किया था, जिनमें से 6 नाम इनके हैं जो ओपनर्स हैं। ये बहुत ही कदीम मसला है पाकिस्तान के T20 साइड का कि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में भी और लोअर ऑर्डर में भी ओपनर्स कोई खिला रहा होता है जिसकी कोई सेंस नहीं बनती। इसकी तुक्की किया है भाई, मुझे ये बता दो कौन सी टीम है जो अपने ओपनर को 5 या 6 नंबर पर खिलाती है। हमारा इवन के जो 24 की T20 वर्ल्ड कप की कैंपेन थी, आई थिंक इट वाज द गेम अगेंस्ट कनाडा, जिसमें हमने अपने जो टॉप 5 बनाए थे वो ओपनर्स ही थे। साइम अयूब और रिजवान ने ओपनिंग की थी, बाबर नंबर 3 पे था, उसके अलावा फ़खर और उस्मान 4 और 5 पे थे। सो ये कहाँ की अक्लमंदी है भाई कि आपने मिडिल ऑर्डर में भी ओपनर्स घुसाए हुए हैं। और इसके अलावा ओपनर्स के अलावा अगर हम एक और मसले पे बात करें वो जो कि ये है कि यार ये जो मैंने आपको गिनाए हैं 6 बैटर्स आपके, ये सारे के सारे जो है ना वो प्रेटी मच वन डायमेंशनल है। इनका एक ही तरीका खेलने का कि ये तकरीबन सब के सब एंकर्स ही हैं, ठीक है। एक बंदे को एक्सक्लूड कर देते हैं, वो उस्मान खान है। उसने ये जरासीम दिखाए हुए हैं टाइम टू टाइम कि वो आता है और आके अटैक करने की उसको कोशिश करता है, और उसकी यही कोशिश होती है कि वो बॉल 1 से हिट करे
और रन्स निकालता रहे, एक्टिव रहे क्रीज पे। सो उस्मान खान को आप माइनस कर दो, पीछे फिर भी आपके पास 5 ऐसे लोग निकलते हैं जो कि एंकर करते हैं, जिनका बेस्ट रोल ही है कि वो शुरू में आके थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्रीज पे एडजस्ट करेंगे और फिर जाके मारेंगे। और मोस्टली ये जो लोग हैं ये कैचअप नॉक्स खेलते हैं, यानी कि शुरू में स्लो, एंड पे मार लिया, डेथ ओवर्स में हिटिंग कर ली। ये हर दफा चीज नहीं चलती। और अगर हम बात कर रहे हैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करने की, तो इस चीज को बदलना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मैं एक मैसेज कन्वे करना पड़ेगा कि आप सब ने जाके बॉल 1 से हिटिंग करनी है, फेंटी लगानी है अपोजिशन को। इट डजंट मैटर अगर आप 0 पे आउट हो जाते हैं, पहली बॉल पे बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन आपको मारते हुए आउट होना है। आपको डरते डरते आउट नहीं होना, आपको अपना एग्रेशन दिखाना है, आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। देखो, अगर आप 15 गेंदों पे 30 रन बनाते हो, 16वीं गेंद पे आउट हो जाते हो, कोई इशू नहीं है। यही हमें चाहिए, ना कि हमें ये चाहिए कि आप 18 पे 18 करके 19वीं गेंद पे आउट हो जाओ। ये हमें नहीं चाहिए। ये क्रिकेट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। हमें ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करने की अशद ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि शायद ही तारीख में ऐसे हुआ हो कि पाकिस्तान का जो T20 की साइड है उसका मिडिल ऑर्डर सेटल है, लेकिन उसका टॉप ऑर्डर सेटल नहीं है। देखो, हमारे पास ये तो पता है हमें कि अरफात मिनहाज, इरफान खान नियाजी, सलमान अली आगा, और आपका जहादात खान, ये आपका मिडिल ऑर्डर संभाल सकते हैं। लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारा टॉप ऑर्डर कौन संभालेगा। इतने सारे ऑप्शन है आपके पास टॉप ऑर्डर में, टॉप 3 आप सेलेक्ट कैसे करोगे? और ये जो टॉप 3 सेट करने वाली बात है, इसी से मैं आता हूँ अपने अगले टेक की तरफ, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेक है। सो स्टे विद मी। देखो, मेरे ख्याल में, मैं ये आपको बात बताने लगूँ, अपनी ज़ाती राय है मेरी, मैं बताता हूँ, आप अपनी शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। मेरे ख्याल में बाबर आजम को T20 आइज नहीं खेलने चाहिए। बाबर आजम को T20 की सीरीज में रेस्ट देना चाहिए और किसी और को उसकी जगह पे मौका देना चाहिए। बाबर की देखो जो बेस्ट यूटिलिटी है, हमें पता है, इट्स द ODI एंड टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट। हमने जो उसकी ज़्यादा सर्विस चाहिए ना, वो उन फॉर्मेट्स में चाहिए। और आगे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो चल ही रही है, वो नई शुरू होगी जनवरी के बाद। जब जनवरी में ये वाला साइकिल पूरा हो जाएगा, फिर आगे हमारा नया साइकिल शुरू हो जाएगा। सो बाबर का हमें पता है कि बाबर जैसा प्लेयर है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। और अभी जो उसकी सिचुएशन चल रही है, वो जितना आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और जितनी सारी चीज़ें हैं ना, उसके साथ T20 में आपका कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है गेम। आपको रन्स करने हैं, क्विक करने हैं, और फिर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आप ले सकते। तो बाबर ऑलरेडी एक डाउन फेज में चल रहा है। मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम को आप T20 आइज से साइडलाइन करें कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ऑल्दो मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप उसको ड्रॉप कर दें, आप उसको स्क्वाड में ज़रूर रखें, लेकिन आप उसको खिलाएं ना, प्लेइंग 11 में मत रखें। उसकी जगह पे किसी और को चांस दें। 2 साल बाद है अब T20 वर्ल्ड कप, 2026 में है T20 वर्ल्ड कप, और एशिया कप तो है 2025 में, लेकिन उसके लिए भी बहुत टाइम है, अगस्त में है भाई। तो अभी अगर हम किसी और को चांस देते हैं उसके नंबर पे, ओपनिंग में या 3 नंबर पे, तो हमारे पास एम्पल टाइम है कि हम एक प्लेयर डेवलप कर सकते हैं उसकी जगह पे। हाँ, अगर हम बहुत सारे लड़कों को चांस दे देते हैं और फिर कोई भी कर नहीं पाता, सारे के सारे फेल हो जाते हैं, देयर इज ऑलवेज चांस फॉर बाबर आजम टू कम बैक। हम कभी भी उसको कॉल कर सकते हैं, स्क्वाड से हम उसको डायरेक्टली प्लेइंग 11 में ला सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मेरी एक राय है कि उसको आप थोड़ा सा निकालो टीम में से। और ये मैं किसी हेटफुल वे में नहीं कह रहा भाई, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ आजमाई जाए, वो बिल्ड हो, हमारे पास अच्छे 1-2 प्लेयर तैयार हो उसकी जगह पे, और पाकिस्तान टीम इससे आगे बढ़ेगी, ना कि पीछे जाएगी। और बाबर को भी थोड़ा सा मच नीडेड रेस्ट का टाइम मिलेगा। अब जैसे उसने ODI सीरीज खेली, उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो, उसके बाद उसे साउथ अफ्रीका टूर पे लेके जाना। सो बाबर के लिए मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी राय से इत्तेफाक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको मेरी राय से इत्तेफाक नहीं है, इख्तलाफ है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन विद रिस्पेक्ट, विद डिसेंट रीजंस। अगर आप एक अच्छे रीजन के साथ आर्ग्यूमेंट पेश करोगे तो मैं ज़रूर उसको हाईलाइट करूंगा। मैं हो सकता है उसके बारे में वीडियो में बात भी करूं। लेकिन अगर आप बदतमीजी से बात करोगे, गालियां दोगे, या इधर उधर वाले वर्ड्स इस्तेमाल करोगे, फिर मैं आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करने वाला। मैं आपका सिंपली या तो कमेंट ही डिलीट कर दूंगा, या फिर बस इग्नोर कर दूंगा उसको। सो बाबर आजम को अगर हम साइड पे कर देते हैं अपनी T20 साइड से, तो उसके बाद हमारे पास ओपनिंग में स्पेशली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस निकलते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग होनी चाहिए, या साहिबजादा फरहान या मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग होनी चाहिए, या फिर साहिबजादा फरहान और उमैर बिन यूसुफ की ओपनिंग होनी चाहिए। किसको ओपन करना चाहिए? फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे सामने चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं। तो अब ये जितने सारे ऑप्शन हो चुके हैं, तो क्यों ना हम अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड कर ही लें। हम आ जाते हैं अपनी प्लेइंग 11 पे। मेरे नोट्स मेरे सामने पड़े हुए हैं। देखो, मेरे ख्याल में आपका जो टॉप ऑर्डर होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए, वो होना चाहिए उस्मान खान, मोहम्मद रिजवान एंड उमैर बिन यूसुफ। मैं उमैर बिन यूसुफ को चांस देता हूँ नंबर 3 पे।
मेरा ख्याल है बाबर आजम को आप बाय रखो, क्योंकि देखो इस चीज़ का ताल्लुक ना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करने से भी है। ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करने का मैं क्या मतलब कह रहा हूँ, अगर आपके पास सारे बैटर्स एक ही डायमेंशन के होंगे, आपके पास बाबर, रिजवान और फिर सलमान अली आगा 3 प्लेयर्स टीम में है जो तीनों ने एंकर ही करना है, तो फिर ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो चेंज ना हुआ। फिर आपकी जो अटैकिंग क्रिकेट वाली अप्रोच है वो तो गई भैंस पानी में, वो कहने लगा था, लेकिन गई पानी में अटैकिंग क्रिकेट वाली अप्रोच। देखो मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हमेशा से यही था कि बाबर या रिजवान में से 2024 के वर्ल्ड कप के बाद कोई एक ही T20 टीम में खेलता है। रिजवान कैप्टन बन चुका है तो ऑब्वियसली रिजवान तो खेलेगा ही खेलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाबर को आप साइड लाइन कर दो कुछ टाइम के लिए, T20 से उसका माइंड ऑफ कर दो। उसके अलावा उसको वाइट बॉल के जो ODI के टूर्स हैं उसमें चांस देते रहो, उसमें को खिलाते रहो, उसमें जाके वो गेम टाइम भी उसको ज़्यादा मिलेगा, वो फोकस भी अच्छे तरीके से कर सकता है, वो अपनी फॉर्म रीगेन करेगा। T20 में आई डोंट सी एनी पर्पस ऑफ प्लेइंग बाबर आजम, लेकिन एनी हेल्दी आर्ग्यूमेंट इज वेरी मच वेलकम। ओके, आगे हम चलते हैं जनाब अपने मिडिल ऑर्डर की तरफ। तो मिडिल ऑर्डर में मैं खिलाता हूँ सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी, अरफात मिन्हास एंड जहादात खान। मेरे ये 4 लोग हैं। शादाब खान की जगह की रिप्लेसमेंट मैंने आपको कहा है कि वो सलमान अली आगा हो गया। फिर इरफान खान नियाजी नंबर 5 पे स्पिन को टैकल करने के लिए। अरफात मिन्हास अगेन ऑलराउंडर आपके सामने आ गया, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। 7 पे आपके पास जहादात खान आ गया, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, एंड पे फिनिशिंग टचेस भी दे सकता है और अच्छे तरीके से बॉलिंग भी कर सकता है। आगे आ जाते हैं जनाब हमारे 4 एंड के जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स होने वाले हैं। बैटर्स तो नहीं उनको कहते, वैसे बॉलर्स होने वाले हैं 4 जो आपके एंड के। वो कौन होंगे? देखो पेस ट्रियो तो मैं सेम रखूँ, मैं शाहीन, रऊफ और नसीम इन तीनों को खिलाऊंगा पेस ट्रियो में। जहाँ पे हमारा बात रह गई है 11 नंबर के प्लेयर की, तो उसको मैं चांस देता हूँ सुफियान मुकीम को। मेरा ख्याल है इट इज़ हाई टाइम वी बिल्ड सम न्यू स्पिनर्स। हमें यंग ब्लड अब लाना चाहिए अपने सर्किट में, उनको गेम टाइम देना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। ये जो मैंने आपके सामने प्लेइंग 11 बनाई है, एक दफ़ा रीकैप कर लेते हैं। उस्मान, रिजवान, उमैर बिन यूसुफ, इरफान खान नियाजी, अरफात मिन्हास, जहादात खान, सलमान अली आगा भी था बाय द वे, शाहीन, नसीम, रऊफ और फिर सुफियान मुकीम। ये जो हमने प्लेइंग 11 बनाई है बॉस, इसमें पाकिस्तान को सब कुछ मिल जाता है अपने बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान के पास 4 पेसर्स आ जाते हैं, 3 स्पेशलिस्ट शाहीन, नसीम, रऊफ और एक आपका ऑलराउंडर जहादात खान। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर्स आ जाते हैं, एक फिंगर स्पिनर, एक रिस्ट स्पिनर। कौन? सुफियान मुकीम और अरफात मिन्हास। और अरफात मिन्हास ऑलराउंडर भी है, वो हिटिंग भी कर लेता है, ठीक ठाक हिटिंग कर लेता है बाय द वे, और अच्छा इनिंग्स खेल लेता है। सो ये बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी आपकी टीम बन जाती है। टॉप ऑर्डर की जैसे मैंने बात की, उस्मान खान, रिजवान और उमैर बिन यूसुफ। देखो इस पूरी टीम में ना मेरे नज़दीक एक ही मैसेज होना चाहिए कि सिर्फ मोहम्मद रिजवान को अलाउ है कि वो 20 ओवर पूरे खेलेगा, यानी कि वो एंकर करेगा, वो अपने एंड से कैरी करता जाएगा इनिंग्स को। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं ना, सबका एक ही रोल होना चाहिए कि जाओ और जाके फेंटी लगाओ, कुट्टो बॉलर्स को और बस पड़ जाओ ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। ठीक है, आपने अटैक करना है, आपने बॉल 1 से मारना है, यही सबका रोल होना चाहिए। एंड लेट्स से दूसरे सिनेरियो पे भी आ जाते हैं कि यार अगर रिजवान दूसरे ओवर में आउट हो जाता है तो फिर क्या करना है भाई? फिर कौन एंकर करेगा? फिर कौन 20 ओवर पूरे खेलेगा ताकि स्कोर एक साइड से बनता रहे? फिर आप वो रोल देते हो सलमान अली आगा को। फिर वो बंदा वो रोल कर सकता है कि वो रन बॉल चले या 10-20 रन ऊपर चले और पूरे के पूरे 20 ओवर खेल ले, फिर वो रोल शिफ्ट होता है। लेकिन अगर रिजवान है तो, और रिजवान पूरे ओवर खेलेगा, ये प्लान है, तो फिर बाकी कोई भी बंदा एंकर नहीं कर सकता, हर एक को अटैक ही करना है। ये मेरी राय है विद रिस्पेक्ट। अगर आपकी कोई मुख्तलिफ राय है, आपका कोई डिफरेंट गेम प्लान है T20 के हवाले से, मोर देन वेलकम, आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी जनाब अब आ जाते हैं सीरीज प्रेडिक्शन की तरफ। तो देखो सीरीज प्रेडिक्शन में बड़ी सिंपल रखूंगा, 2-1 मैं कहता हूँ। ठीक है, 2 किसका 1 किसका ये मैं नहीं बताऊंगा। ये मैं नहीं बताने लगा कि भाई 2 किसका 1 किसका, क्योंकि पिछली दफा मैंने ODI सीरीज में बोला था कि 2 ऑस्ट्रेलिया 1 पाकिस्तान, और वो उल्टा हो गया, 2 पाकिस्तान 1 ऑस्ट्रेलिया हो गया। अभी भी ऐसे ही कर लेते हैं, चलो 2 ऑस्ट्रेलिया 1 पाकिस्तान, देखते हैं शायद उल्टा ही हो जाए मेरे कहने पे, या फिर कोई पता नहीं है हम 3-0 मार भी दें ऑस्ट्रेलिया को T20 टीम में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी मेरा ख्याल है कि ये डिस्कशन रही है आज की मेरी। जिस तरह मैंने कुछ कंट्रोवर्शियल टेक्स दिए हैं आपको कि बाबर को बाहर निकाल देना चाहिए और ये वो, अगेन मैं एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ भाई कि मेरा कोई भी हेट एजेंडा नहीं है बाबर के अगेंस्ट। मैं बाबर का फैन हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि बाबर फॉर्म में वापस आए, इसलिए मेरा ये स्कूल ऑफ थॉट है कि बाबर को T20 से थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए। ऑल्दो मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर बाबर को खिलाया जाता है कल और 3 नंबर पे खिलाया जाता है तो फिर मुझे मसला नहीं है। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि बाबर को थोड़ा सा साइडलाइन करो T20 में से, उसकी जगह पे कोई नया प्लेयर बिल्ड करो। लेकिन अगर कल ये चीज़ होती है कि बाबर खेल रहा है, ठीक है, रिजवान भी खेल रहा है, बाबर भी खेल रहा है ऑब्वियसली,
तो मुझे कोई उतना बड़ा मसला भी नहीं है। ठीक हो गया? मतलब यार अगर लेट्स से वो 3 मैचेस खेल के तीनों में 50s मार देता है, 60-70 रन्स कर लेता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं कहूँगा बाबर आज़म इज़ बैक, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी लगा दी। मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊँगा। लेकिन मैं आपको एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी दे रहा हूँ, जो कि मेरे नज़दीक थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेफरेबल है। सो आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।